अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 9-10 विद आसिफ एंड साइमा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं 9 चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। एमसीक्यू से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला देखें, विच हैलोजन विल हैव द लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उनकी हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी शो करनी है। हमने हेलोजन्स के बारे में पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो अगर इसमें देखें, हेलोजन में फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन लास्ट में आ रहा है और डाउन द ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है। और क्वेश्चन में भी हमें पूछा गया है लीस्ट रिएक्टिव, तो यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन आएगा कि आयोडीन विल बी द लीस्ट रिएक्टिव विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड। अब इनमें आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और निकल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखें कि सबका क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स चेंज है। इसमें अगर आप देखें तो निकल जो है ट्रांजिशन मेटल है और ये निकल क्लोराइड बनता है, ये ग्रीनिश कलर का है। तो यहाँ पे आपकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी, निकल क्लोराइड। जी नेक्स्ट है, इन विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं आपको सेकंड ग्रुप के एलिमेंट बताए गए हैं। अब इसमें पूछा गया है कि किस में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बेरियम में। क्यों? क्योंकि बेरियम का स्मॉल साइज होता है और इसके ऊपर हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसलिए इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो बेरियम, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर कॉल्ड कलर्ड। आपको कुछ ग्रुप बताए गए हैं, सेकंड ग्रुप है, 6 है, 4th है और 5th। इनमें से उन्होंने कहा कि किस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स कलर्ड हैं। तो इसमें सी ऑप्शन होगी कि जिसमें 4th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं वो कलर्ड है। 4th ग्रुप के एलिमेंट जैसे आ जाएगा कार्बन जो कि ब्लैक कलर का है, सिलिकॉन है वो ब्लूइश ग्रे कलर का होगा, जर्मीनियम है वो ग्रेश वाइट होगा। इसी तरह इसके बाकी एलिमेंट का भी कलर्ड है। तो 4th ग्रुप के एलिमेंट सारे के सारे कलर्ड है। जी नेक्स्ट है, विच हैलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। हैलोजन एसिड है, इनमें से कौन सा एक एसिड है जो अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, दिस इज द अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है, विच ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड्स दिए गए, आपसे पूछा गया कौन सा इसमें से मोस्ट बेसिक होगा, जिसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा होंगी। सोडियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से तो निकल गया। अगर इन तीनों में देखें तो ये सोडियम और लिथियम अल्कली मेटल है, जबकि मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत या सेकेंड ग्रुप की निस्बत जो अल्कली मेटल है वो ज़्यादा बेसिक होंगी, और अल्कली मेटल में भी डाउन दी ग्रुप बेसिक करैक्टर बढ़ता है। तो लिथियम पहले आता है, सोडियम बाद में। तो सोडियम का बेसिक करैक्टर लिथियम की निस्बत ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगी, सोडियम ऑक्साइड। जी नेक्स्ट है, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कुछ ग्रुप के बारे में कि कौन से इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं और इजीली रिएक्ट करती हैं। जी नेक्स्ट देखें, द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ अ हैलोजन एंड अ सोडियम हैलाइड आर मिक्स टुगेदर, विच सोल्यूशन विल टर्न डार्क बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे पहले तो आपने देखना है कि ये जो सोल्यूशन बनाए गए उसमें से कौन सा ऐसा है जो रिएक्शन दे सकता है। आप अगर इसको देखें, हैलोजन के केस में जो रिएक्टिविटी है वो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की उससे कम होती है, और ब्रोमीन की उससे कम, और आयोडीन की फिर उससे कम हो जाती है। तो ये इनका जो वो रिएक्टिविटी इस तरीके से होगी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। अगर फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन को कर सकता है और ब्रोमीन आयोडीन को। अब यहाँ पे देखें, पहली ऑप्शन में देखा है कि ब्रोमीन रिएक्ट करिए सोडियम क्लोराइड से, तो ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकती क्योंकि क्लोरीन इससे पहले आती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है। तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखें, जहां पे ब्रोमीन और सोडियम फ्लोराइड का, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन की निस्बत ज्यादा है, ये रिएक्शन भी नहीं होगा। अगला देखें, क्लोरीन एंड सोडियम फ्लोराइड। अब यहाँ पे अगेन देखें, फ्लोराइड की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, इसमें देखें तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा कि वहां पे क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस करे। लास्ट वाला देखें, क्लोरीन एंड सोडियम आयोडाइड। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, क्लोरीन पहले और आयोडीन बाद में, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगा
तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि बाकी सारे रिएक्शन ऑकर ही नहीं होते हैं। जी नेक्स्ट देखें, एक्स इज अ मोनो एटॉमिक गैस। अब यहाँ पे एक्स से कोई भी एक एलिमेंट को डिनोट किया गया कि कोई एक एलिमेंट है जो कि मोनो एटॉमिक गैस है। अब आपको पता होना चाहिए मोनो एटॉमिक का मतलब था, हमने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा था कि दीज आर दी मोनो एटॉमिक गैसेस। तो इसका मतलब है जो एलिमेंट की बात की जा रही है वो हमारा 18 ग्रुप का एलिमेंट है, नोबल गैस है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट। तो अगर उसकी स्टेबल कॉन्फिगरेशन है तो उसके बारे में क्या आप कह सकते हैं? स्टेबल कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है दे आर द लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा कि एस इज अनरिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव होगा। जी लास्ट एमसीक्यू है, विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी जो इसमें करेक्ट दी गई है। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो ये ए ऑप्शन लो कैटालिटिक एक्टिविटी, ये भी ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए इसका ठीक है। फिर इसमें हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनके होते हैं, लेकिन इसमें ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा कि दे हैव द लो कैटालिटिक एक्टिविटी। एक्चुअली जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो मोस्टली जो है वो ट्रांजिशन मेटल शो करती है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट की कैटालिटिक एक्टिविटी लो होगी, इसलिए हम इसमें ए ऑप्शन को करेक्ट कह सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। Why does it become easier to cut an alkali metal when we move from top to bottom in the group 1? ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की तरफ आए तो आप मेटल को इजीली कट क्यों कर सकते हैं, उन्होंने आपसे इसकी रीजन पूछी है। अब आपको याद होगा कि हमने जब ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने कहा कि डाउन द ग्रुप एक तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, दूसरा इसमें हमने कहा था जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाएगा तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाती है, उसका बॉन्ड वीक होता जाता है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल को कट करना आसान है। तो आप इसकी रीजंस में आंसर देंगे, आप इसकी रीजन बताएंगे कि डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड वीकन्स, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आता जाए उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है और इसी एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से उनका मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है, और मेटालिक बॉन्ड वीक होगा तो उनको कट करना आसान होगा, इसीलिए डाउन द ग्रुप आते जाएं तो अल्कली मेटल्स को कट करना आसान है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम टुवर्ड हैलोजन। पोटाशियम जो है हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। अब पोटाशियम क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये हैलोजन के साथ हाईली रिएक्टिव होगी, और जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो उनका रिस्पेक्टिव साल्ट बना देगी। जी देखिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है कि पोटाशियम जो है हाईली रिएक्टिव होगी, इनके साथ रिएक्ट करेगी। जैसे एग्जाम्पल भी दे दिया है, पोटाशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो पोटाशियम क्लोराइड बनाएगी, अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करी है तो पोटाशियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे बात की गई है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन खुद वो रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एंड विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब इस रिएक्शन में देखें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट से हम पता चला सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट इसमें रिड्यूस हो रहा है। अब क्लोरीन यहाँ पे स्टेबल फॉर्म में है, Cl2 की फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लेंगे 0, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। सोडियम ब्रोमीन के केस में देखें, सोडियम ब्रोमाइड में ब्रोमाइड के ऊपर -1 चार्ज होगा और सोडियम के ऊपर +1। अब यहाँ पे देखें सोडियम क्लोराइड बना, यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम के ऊपर +1 होता है और क्लोरीन के ऊपर -1, और ब्रोमीन यहाँ पे स्टेबल फॉर्म में आ गई तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, रिएक्टेंट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होके प्रोडक्ट में आए और प्रोडक्ट में अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर रिएक्टेंट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ज्यादा थी लेकिन प्रोडक्ट में वो कम हो गई है तो तब वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0, लेकिन अगर इस केस में जब वो प्रोडक्ट में हुआ तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। 0 से -1 का मतलब है ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कम हुई है, 0 से -1 कम हुई है। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है तो इसका मतलब है क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्लोरीन के बारे में ये लिखेंगे कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। अब आप देखें उन्होंने क्वेश्चन में भी यही कहा था कि क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है। जी अब इसके अगेंस्ट ब्रोमीन का केस देखें, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है -1, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में गया तो यहाँ पे 0 होगी, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 हुई है मतलब नंबर बड़ा है, तो ब्रोमीन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है।
तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा कि ब्रोमीन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये यहाँ पे खुद इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पे आपने इसके आंसर में इसका आंसर देखेंगे कि ब्रोमीन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। आयोडीन हैलोजन है, हैलोजन में डाउन दी ग्रुप है, डाउन दी ग्रुप जाते जाएं तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है और उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। यही वजह है कि आयोडीन जो है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। तो आप इसकी रीजन देखेंगे, ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूलर साइज एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आयोडीन विल बी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज निकल कैटालाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अब यहाँ पे हमें पता है निकल ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल मोस्टली एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में ये कैसे कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करती है। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है उस रिएक्शन में एडिशन कर देना हाइड्रोजन का। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जी एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले तो देखें हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड ऐसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिख दिया जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। आर से मुराद यहाँ पे कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है। इसकी हाइड्रोजनेशन की गई। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन की एडिशन की गई। जब हाइड्रोजन इसमें ऐड की गई तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया और यहाँ पे ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और ये जो हाइड्रोजन ऐड की गई थी ये अलग से कार्बन के साथ अपना सिंगल बॉन्ड बना लेगी और निकल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इसमें कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करती है। तो ये रिएक्शन आपने यहाँ पे इसको शो करना है। जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 के, विच नोबल गैस शुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाई। नोबल गैसेस की बात करें उसमें से कौन सी नोबल गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है और इसकी रीजन बतानी है। तो इसका आंसर होगा कि हीलियम ऐसी नोबल गैस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये पहला मेंबर है उस ग्रुप का और इसका एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता है और इसके अंदर जो है वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इसीलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। तो आप इसकी आंसर में लिख सकते हैं हीलियम हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द नोबल गैसेस। और इसकी रीजन क्या है, ड्यू टू, इसकी दो रीजन हम इसमें बता देते हैं कि ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज और सेकंड रीजन होगी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जी हीलियम नोबल गैसेस में अपना फर्स्ट मेंबर है, इसलिए इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है और इसकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। यही रीजन है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। जी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कंपेयर द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद क्लोरीन। अब अल्कली मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखना है। अल्कली मेटल कौन सी थी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये सारी अल्कली मेटल्स थी। इनका क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करना है आपने। तो इसका रिएक्शन हम लिख लेते हैं। लिथियम के केस में देखें, लिथियम जब अल्कली मेटल है और ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो उसका कोरस्पॉन्डिंग हैलाइड में कन्वर्ट कर देगी, लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो उसको सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगी और ये सारे उसके रिस्पेक्टिव साल्ट हैं। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते जाएंगे और उसका रिस्पेक्टिव क्लोराइड बना देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये इसमें लिख सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड व्हाइल नॉन मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एज द गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड होती हैं। हमें पता था कि मेटल जो है वो मोस्टली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करती हैं, हाईली डेंस होती हैं, इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मेटल सॉलिड स्टेट में होती हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जबकि नॉन मेटल जो है वो डिफरेंट स्टेट में हो सकती हैं, पाउडर्ड फॉर्म में होती हैं, गैसियस स्टेट में भी हो सकती हैं या लिक्विड फॉर्म में भी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटल जो है उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, नॉन मेटल में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये गैसियस या सॉलिड या लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप इसका आंसर जो दे सकते हैं मेटल्स के सॉलिड होने के आंसर, जो इसकी 3 रीजन यहाँ पे 3 पॉइंट्स में लिख रही हूँ, उसको एलेबोरेट आप लोग खुद से कर लेंगे कि दे हैव दी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और दूसरी रीजन ये है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है एंड दे आर हाईली डेंस। जबकि इसके अगेंस्ट नॉन मेटल की अगर आप करैक्टरिस्टिक देखें, नॉन मेटल जो है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। तो नॉन मेटल्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, इस वजह से ये डिफरेंट गैसेज या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। पीरियोडिक टेबल के 3 ऐसे एलिमेंट बताने हैं जो लिक्विड फॉर्म में है। तो इसके आंसर में आप देखें 3 एलिमेंट्स के मैं नाम लिख देती हूँ। पहला एलिमेंट तो इसमें आ जाएगा मरकरी, देन ब्रोमीन एंड देन फ्रांसियम। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मरकरी, ब्रोमीन एंड फ्रांसियम आर इन द लिक्विड स्टेट।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट जो है नॉर्मल एलिमेंट से क्यों डिफरेंट होते हैं? आप देखें ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें जो डी ऑर्बिटल है या डी सब शेल है वो अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। डी ऑर्बिटल इज अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। जबकि नॉर्मल एलिमेंट्स के केस में देखें तो उसमें एस भी आ जाता है, पी भी आ सकता है, तो ये इसलिए डिफरेंट है नॉर्मल एलिमेंट से। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं, जबकि नॉर्मल एलिमेंट है वो एक फिक्स वैलेंसी शो करते हैं। नॉर्मल एलिमेंट में जैसे मेटल्स हैं उसमें यहाँ वो +1 की स्टेट में होगी, +2 की स्टेट में। इसी तरह नॉन मेटल्स आए, हेलोजिन आ जाएं, वो नेगेटिव वैलेंसी शो करते हैं, -1 की फॉर्म में एनाइन बनाते हैं। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें डी ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, इसलिए वो डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं, +2 की फॉर्म में, +3 की फॉर्म में। तो इनकी वैलेंसीज डिफरेंट है, इसलिए उनका बिहेवियर भी डिफरेंट है। दूसरा आप इसमें बता सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट मोस्टली जो वो कैटालिस्ट के तौर पर यूज होते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने क्लोरीन और ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्टिविटी बतानी है। तो इससे पहले हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पे देखें इसका आंसर में आप यही वाला रिएक्शन बता सकते हैं। ये रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रही है। यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे करेगी और ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देगी। यहाँ पे ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे क्लोरीन खुद रिड्यूस होगी और ब्रोमीन ऑक्सीडाइज आएगी। तो इस रिएक्शन का आप बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्टिविटी है क्लोरीन की और ब्रोमीन की। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज द लीस्ट रिएक्टिव अमंग दी हैलोजिन? हैलोजिन्स के बारे में पूछा गया। इसमें पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट है जो लीस्ट रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट है मोस्ट रिएक्टिव है। गिव 2 रीजन टू एक्सप्लेन योर आंसर, और आपने इसकी 2 रीजन भी बतानी है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट रिएक्टिव हैलोजिन में अगर देखें तो इसमें मोस्ट रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज जो है वो छोटा है और इसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। हैलोजिन के केस में डाउन द ग्रुप जाते जाएं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इसमें आयोडीन आ जाएगा, और इसकी रीजन आप यही बताएंगे कि हैलोजिन के केस में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज। और दूसरा आप एक और रीजन बताएंगे कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है जबकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। एटॉमिक साइज वहां पे बढ़ रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, इसलिए फ्लोरीन विल बी द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जबकि आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। जी स्टूडेंट्स आते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में जो कैटालिटिक कन्वर्टर यूज होता है उसका क्या रोल है? तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि ऑटोमोबाइल में जो उसकी कंजम्पशन से पैदा होने वाली हार्मफुल गैसेस को लेस प्लूट कर देता है या लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट द हार्मफुल गैसेस इनटू लेस हार्मफुल और लेस प्लूटेड गैसेस। जी तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? उन हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देता है जो कि एनवायरनमेंट को प्लूट नहीं करती। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप whereas the decrease down the group in the case of halogen। अब यहाँ पे 2 ग्रुप्स के बारे में आपसे पूछा गया कि अल्कली मेटल के बारे में बताना है कि डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती क्यों है। आपने अल्कली मेटल के केस में पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जो है वो इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर होल्ड जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाता है। इस होल्ड की वजह से वो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है। जबकि हैलोजन के केस में इसका ऑपोजिट है। हैलोजन के केस में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है और इसकी रीजन क्या है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, इसलिए हैलोजन की डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ये इसके डिस्कशन की गई है जब आपके बुक में टॉपिक दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स या हैलोजन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई, उसमें ये बताया गया, आप वहां से भी इसे कंसर्न कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर मेटल जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग? मेटल क्यों टफ और स्ट्रॉन्ग होती हैं जबकि नॉन मेटल्स आर नाइदर टफ और नॉट स्ट्रॉन्ग? यहाँ पे इसकी रीजन आप ये बताएंगे कि मेटल इसलिए टफ और स्ट्रॉन्ग होती है कि मेटल्स के अंदर जो है वो हाईली मेटालिक बॉन्ड है जो कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से मेटल जो है वो टफ और स्ट्रॉन्ग है। जबकि नॉन मेटल के केस में बनने वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसकी वजह से नॉन मेटल्स में इतनी टफ या स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जी मेटल्स की स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और दूसरा इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये टफ और स्ट्रॉन्ग होती हैं। जबकि नॉन मेटल के केस में वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इनके कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड एक वीक फोर्स है जिसकी वजह से ये
इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही नॉन मेटल कोई स्ट्रॉन्ग या टफ होंगी। जी नेक्स्ट है, बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट विद रोल्स ऑपोजिट टू ईच अदर, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अल्कली मेटल और हैलोजन दोनों रिएक्टिव है, लेकिन दोनों का जो ऑपोजिट रोल है, अब ऑपोजिट रोल कैसे है कि देखें अल्कली मेटल के केस में क्या होता है कि अल्कली मेटल अपने आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, जबकि हैलोजन के केस में इनको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है, इसलिए अल्कली मेटल अपना उस इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं, स्टेबल कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेती हैं, जबकि हैलोजन को अपनी स्टेबल कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसलिए इनको कहते हैं कि अल्कली मेटल भी रिएक्टिव है और हैलोजन भी रिएक्टिव है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज थर्मली अनस्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की निस्बत जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो थर्मली अनस्टेबल है। इसकी रीजन क्या है कि हैलोजन के केस में डाउन दी ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी कम होती जाती है, और डाउन दी ग्रुप देखें तो वो ब्रोमीन का साइज तो बढ़ रहा है, क्लोरीन का साइज उससे छोटा है जबकि ब्रोमीन उसका साइज बढ़ रहा है। अब डाउन दी ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो इसकी बॉन्ड लेंथ बनेगी हाइड्रोजन की ब्रोमीन के साथ, वो बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन क्लोराइड की निस्बत ज्यादा होगी। जब ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगी, इसलिए वो थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, आपकी बुक में टेबल की फॉर्म में बहुत क्लियर बताया गया, अब इसको वहां से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट इज प्रेफर्ड ओवर द प्लेटिनम इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, गिव रीजन। कि यहाँ पे हम प्लेटिनम की बजाय वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को क्यों यूज करते हैं, आपने इसकी रीजन देनी है। देखिए यहाँ पे जो प्लेटिनम है ये एक बहुत एक्सपेंसिव मेटल है जी, इसके आप दो रीजन जो बताएंगे वो है कि एक तो प्लैटिनम एक्सपेंसिव है, दूसरा अगर प्लैटिनम कैटालिस्ट यूज करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड में जो आर्सेनिक है वह इम्प्योरिटी के तौर पे कम करता है और इस प्लैटिनम की एक्टिविटी को कम कर देता है, उसको रोक देता है, उसको कैटालिस्ट के तौर पे काम नहीं करने देता, इसलिए हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं प्लैटिनम की बजाय। जी स्टूडेंट्स आते हैं इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस की तरफ। पहला है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम एज अ हीट ट्रांसफर एजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट, विच प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम इज यूटिलाइज्ड इन दिस रोल। एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सोडियम यूज होता है और वो एक्ट एज अ हीट ट्रांसफर एजेंट के तौर पे करता है। अब उन्होंने पूछा है कि ये ऐसा क्यों है कि हम सोडियम की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसको एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट ट्रांसफर एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है कि इट इज द हाईली थर्मल कंडक्टिविटी। सोडियम की प्रॉपर्टी हाईली थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से इसको हम हीट ट्रांसफर एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे ड्यू टू दी हाई थर्मल एक्टिविटी ऑफ सोडियम। ड्यू टू दी हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम इट इज यूज्ड इन द एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट एज अ हीट ट्रांसफर एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ डज लिथियम बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अल्कली मेटल। अब यहाँ पे अल्कली मेटल का फर्स्ट मेंबर है लिथियम। अब जो फर्स्ट मेंबर है वो डिफरेंट बिहेव शो क्यों करता है, तो इसकी रीजन है कि लिथियम का एटॉमिक साइज छोटा है, और दूसरी रीजन आप इसके देखेंगे कि इट हैज दी हाई चार्ज डेंसिटी। तो लिथियम जो डिफरेंट बिहेव करता है, दो रीजन देंगे, स्मॉल एटॉमिक साइज एंड ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम इट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एल्यूमिनियम मेटल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स वेयर एज मैग्नीशियम इज नॉट कंसीडर्ड यूजफुल फॉर दिस पर्पज। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड ग्रुप का मेंबर है जबकि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है। एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल में, मतलब कुकिंग खाना बनाने वाले बर्तनों में यूज करते हैं। इसकी क्या रीजन है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, और दूसरी रीजन ये है कि ये लाइट वेट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एल्यूमिनियम मेटल हैज दी एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, और दूसरा ये इसमें रीजन आप दे देंगे ये लाइट वेट है, जबकि मैग्नीशियम के केस में उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। यही वजह है कि मैग्नीशियम की बजाय आप एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।